विश्व भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वायुमंडल, जिसका संगठन और संरचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल का जो संगठन है, कौन कौन से गैस से मिलकर ये बना है, उन गैसों की क्या मात्रा है, वायुमंडल का संरचना क्या है, किस तरह से वायुमंडल का निर्माण हुआ है, संरचना में कौन सा मंडल कौन सा काम को करते हैं। उसके अलावा वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें हैं, उन गैसों का क्या काम है, उन गैसों का क्या आवश्यकता है, वायुमंडल में अगर वो गैस नहीं रहेंगे तो हमारे वायुमंडल में क्या प्रभाव डालेगा, जलवाष्प का क्या काम है, धूलकण का क्या काम है, ऑक्सीजन का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, नाइट्रोजन का क्या काम है, वो सारी चीज़ जो हमारे वायुमंडल में कहीं ना कहीं उपलब्ध है, ये भूगोल के दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और जान लेते हैं कि किस प्रकार से वायुमंडल हमारे काम करती है। सबसे पहले इस ग्राफ के माध्यम से हम देख रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे होंगे, जो वायुमंडल का जो संरचना है, सबसे जो नीचे का स्तर है जिसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वो लगभग 0 से लेकर 10 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं 0 से लेकर 18 किलोमीटर या औसत 14 किलोमीटर तक पाया जाता है। क्षोभ मंडल का जो काम है वो हम लोग नीचे जानेंगे, वीडियो के आगे हम इस बताएंगे कि क्षोभ मंडल का क्या काम है। उसके ऊपर में जो है समताप मंडल, समताप मंडल का क्या काम है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में जो रेखा है, जो दोनों को अलग करती है, उस रेखा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो रेखा है, जिसे हम लोग समताप सीमा कहते हैं, और मध्य मंडल और बाह्य मंडल को जो बीच में जो रेखा है जिसे अलग करती है, उसे हम लोग मध्य सीमा कहते हैं। और बाह्य मंडल के बाद जो 80 से लेकर 400 के बीच में बाह्य मंडल है, और उसी के बीच में एक आयन मंडल है जो हम लोग आगे जानेंगे, और 400 के बाद है बहिर्मंडल, जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। अगर हम देख लें, ये तो हो गया वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में हम लोग आगे जानेंगे क्षोभ मंडल का काम, समताप मंडल का काम, उनका सारे डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो संरचना के अलावा जो संगठन है, यानी कि कौन कौन से गैस मिलकर हमारा ये जो वायुमंडल बना है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन लगभग 78.8%, ऑक्सीजन लगभग 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टो 0.001%, जेनन 0.00009%, हाइड्रोजन 0.00005%। तो ये जो प्रतिशत है, ये हमारे वायुमंडल को अनुकूल बना के रखती है। अगर इसमें कुछ भी ऐसा गैस या ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो हमारे वायुमंडल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए हम लोग जानते हैं आगे जो वायुमंडल का जो संरचना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वो ऊंचाई में प्रत्येक 6.5 किलोमीटर के तापमान पर ये इसका तापमान में कमी आती है। क्षोभ मंडल जो है वह समताप मंडल के बीच का जो रेखा है उसे हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं, जो हम लोग आगे ग्राफ में समझ चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो क्षोभ मंडल है उसमें उसका काम क्या है। जितने भी मौसम संबंधी विशेषता, जलवाष्प बनना, वर्षा बनना, चक्रवात बनना, हिमपात बनना, बादल बनना, तूफान, गरजना, ये सभी जो वायुमंडलीय विक्षोभ है। विक्षोभ का मतलब क्या होता है? विक्षोभ का मतलब होता है कि वो सभी चीज़ जो कहीं ना कहीं हमें मौसम संबंधी जो विशेषता है। ऐसे क्षोभ का मतलब होता है गुस्सा। हम इसको ऐसे जान सकते हैं कि जो गुस्सा गुस्सा का मतलब क्या होता है? वर्षा, चक्रवात, तूफान, हिमपात, बादल, ये सभी चीज़ का हम लोग गुस्सा मान सकते हैं। तो जो प्रकृति का जो गुस्सा है, ये सारे गुस्से कहीं ना कहीं क्षोभ मंडल में ही निकलते हैं। हम इसको इस तरह से जान सकते हैं। ये औसत ऊंचाई 14 से लेकर 18 किलोमीटर तक माना जाता है। अगर हम बात करें समताप मंडल का, तो समताप मंडल जो है वो 14 से लेकर 30 किलोमीटर तक यहाँ पर एक समान तापमान होता है। लेकिन 14 से लेकर 22 किलोमीटर तक एक समान तापमान, लेकिन जैसे ही 22 किलोमीटर के ऊपर जाता है, ऊंचाई पर जैसे वृद्धि होती है,
तो यहाँ पर तापमान की भी वृद्धि होती है। यहाँ पर मुक्ताब मेघ बनता है। मुक्ताब मेघ जो होता है इसमें जलवाष्प नहीं होता है, धूलकण नहीं होता, यानी कि इस मेघ से बारिश नहीं होती है और यहाँ पर किसी भी तरह का वायुमंडलीय विक्षोभ नहीं होता है। उसके बाद होता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है वो 30 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के बीच में होता है। इसमें तापमान की वृद्धि होती है। यहाँ पर ओजोन गैस की अधिकता होती है। इसे वैज्ञानिक लोग समताप का ही एक ऊपरी भाग मानते हैं। इस मंडल का सबसे आवश्यक काम यह है कि ये जो है ये परावैंगनी विकिरण को सोखकर पृथ्वी पर उतना ही पहुंचाती है जितना पृथ्वी के लिए आवश्यक है और पृथ्वी के लिए उपयोगी है। अगर ये ओजोन मंडल नहीं होता तो परावैंगनी किरण पृथ्वी में सभी जीव जंतु पादप वनस्पतियों को जला देती। इसीलिए ओजोन मंडल कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ओजोन मंडल का ह्रास होने के पीछे कारण है सीएफसी गैस का ज्यादा उपयोग, जो हम लोग जनरली एसी, फ्रिज इत्यादि जो उपकरण है उन उपकरणों में इसका प्रयोग करते हैं और वही गैस जब प्रकृति में वातावरण में पहुंचती है, वायुमंडल में पहुंचती है, तो वो ओजोन मंडल को छिद्र करती है। उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल जो है वो 60 से लेकर 400 किलोमीटर, जहां पर 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक में तापमान की गिरावट होती है, लेकिन 80 से लेकर 400 के बीच में फिर तापमान की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। यहाँ पर आयनीकृत 6 परत होती है, जहां पर वायुमंडलीय गैस आयनीकृत हो जाता है। इसमें 6 लेयर है, जिसमें जी लेयर सबसे ऊपर में होता है और डी लेयर सबसे नीचे होता है। उसके बाद बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो होता है वो 400 किलोमीटर से जब ज़्यादा हो जाता है तब हम उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ पर बहुत कम गैस होते हैं, जहाँ पर वायुमंडल बिखराव हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ हल्की गैस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम ही वहाँ पर उपस्थित है। सभी घटक वहाँ पर विरल है और वहाँ पर बहुत कम जानकारी मिलती है। एक है मध्य मंडल। समताप मंडल और ओजोन मंडल के बीच का तापमान 100, जहाँ पर मध्य सीमा है। एक नोट करने वाली बात यह है कि जो वायुमंडल में तापमान ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से लेकर नीचे, तो वायुमंडल की जो कुल गैसीय द्रव्यमान है उसका 75% क्षोभ मंडल में, जहां सबसे नीचे स्थल पर है। तो ये हम लोग वायुमंडल का संरचना के बारे में जाने। अब हम लोग देख लेते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। वायु, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वायु क्या है। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों का मिश्रण है जिसमें गति होती है और जो संपीड़ित हो, वायुदेव यानी कि भार हो, उसका घनत्व हो, और सबसे ज्यादा घनत्व समुद्र तल पर 1024 मिलीबार घनत्व देखा जाता है। लेकिन जैसे ये धीरे धीरे ऊपर उठता है इसका घनत्व कम होता जाता है। अगर हम देखें गैसों का संगठन, तो गैसों का संगठन में गैसों का मिश्रण जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग ग्राफ में देखे थे, इस प्रकार हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार के गैस हैं और ये सारे गैस का जो प्रतिशत है वो इस तरह से है। यहाँ पर सभी गैसों का जो काम है, उन गैसों का जो उपयोग है वो किस तरह से, हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। वायुमंडल विभिन्न वायु द्वारा सौर विकिरण एवं पार्थिव विकिरण के द्वारा तापमान को नियंत्रित रखता है। वायुमंडल एक कंबल के जैसा काम करता है जो ऊष्मा प्रकाश को, तापमान को एक समय बनाए रखने और बाहर से ठंड को आने से रोकता है। इसका मतलब है कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारा जो पृथ्वी है अचानक से दिन के समय में काफ़ी गर्म हो जाता और रात के समय में अचानक से बहुत ठंडा हो जाता। तो ये जो अचानक बहुत ज़्यादा गर्म ना होना और अचानक बहुत ज़्यादा ठंडा ना होना, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, जहाँ पर जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण। सौर विकिरण किसे कहते हैं? जब सूरज का प्रकाश तापमान के रूप में हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है और वही जो प्रकाश तापमान ऊष्मा के रूप में पुनः जब वापस अंतरिक्ष में जाती है तो वो 50% अपने पास रख लेती है और 50% वापस पहुंचा देती है, जिससे हमारा जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी है, वो ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ज़्यादा गर्म होता है। ये काम वायुमंडल का है। अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर सभी अक्रिय गैस हैं। इसका मतलब है प्रमुख रूप से यही गैस हैं जो हमारे वायुमंडल में मुख्य है। वैसे सभी गैसों का अपना अपना
काम है, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% है। दूसरे रासायनिक तत्वों से मिलकर ये सुगमता से यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण से आप देख सकते हैं, उदाहरण स्वरूप हाइड्रोजन से मिलकर जल का निर्माण कर लेती है। धरातल में O2 ज़्यादा है, वही अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी। इसीलिए आप देखते होंगे जो पर्वतारोही होते हैं वे अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलते हैं, क्योंकि पर्वत में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। फिर हम देखेंगे नाइट्रोजन, जो कि हमारे वायुमंडल में 78% है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण गैस है। यह किसी के साथ सुगमता पूर्वक मिश्रण नहीं बनाता है। ऑक्सीजन का जो ज्वलन होता है, ज्वलन को ये नियंत्रित करता है। अगर हमारे वातावरण में, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तो अगर हम कहीं पर आग लगाएंगे तो फिर वो आग नियंत्रित नहीं हो पाएगा। तो इसे नियंत्रित करने के पीछे नाइट्रोजन का बहुत बड़ा काम है। साथ ही साथ जो वनस्पति क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ ये जलवायु में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पार्थिव विकिरण को अवशोषित करके आवश्यकता अनुसार तापमान को रख के बाकी को ये पहुंचा देती है। इसका मतलब है कि जो हमारा पार्थिव विकिरण होता है, यानी कि जो ऊष्मा हम प्राप्त करते हैं दिन के समय, और वही जो गैस, जो ऊष्मा है, जो तापमान है, उस तापमान को जितना आवश्यकता उतना रख के बाकी को वो वापस कर देती है। ये काम कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जो हमारे वायुमंडल में 0.03% है। अगर इसका प्रतिशत 1% हो जाता है तो पार्थिव विकिरण ज़्यादा हो जाएगा, और पार्थिव विकिरण अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म ज़्यादा होने लगेगा। इसीलिए ये 0.03% ही अनुकूल है। उसके बाद है ओजोन। ओजोन गैस जो है ये ऑक्सीजन का ही अपरूप है। सूर्य के परावैंगनी विकिरण को ये अवशोषित करती है और पृथ्वी को अति गर्म होने से बचाती है। ओजोन नष्ट या छिद्र होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का, जो कृत्रिम गैस है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग, जिसका हम लोग उपयोग एसी में करते हैं, और जितने भी सौंदर्य प्रसाधन है जैसे कि हम लोग डीओ में यूज करते हैं, वो जो गैस होता है वो भी CFC गैस ही होता है। इसके अलावा जल वाष्प, जल वाष्प भी वायुमंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठक है, जिसमें धरातल परत पर 8 किलोमीटर तक लगभग 98% है, जहां पर विषुवत रेखीय में सबसे ज़्यादा होता है लेकिन ध्रुव में कम होता है। जितने भी मौसमी विक्षोभ होता है, उष्मा विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण होता है, संघनन, घनीभूत आर्द्रता, बादल आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि जलवाष्प अगर नहीं होता है तो बादल नहीं बनेंगे, और अगर बादल नहीं बनेंगे तो फिर वो सभी चीज़ जो मौसमी विक्षोभ होता है वो सारी चीज़ नहीं हो पाएगा। उष्मा विकिरण में भी जलवाष्प का काम है, पार्थिव विकिरण में भी जलवाष्प महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि जलवाष्प हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद धूलकण। धूलकण जो है वो ठोस पदार्थ कणों के रूप में, पराग के रूप में, धुएं का कण, जो अवशोषण, परावर्तन और प्रकीर्णन के द्वारा, सौर विकिरण के द्वारा, संघनन के द्वारा वर्षण कराती है। और साथ ही साथ धूलकण जो होता है वो जल वाष्प के साथ मिलकर वर्षा कराती है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वायुमंडल का जो संगठन है और वायुमंडल का जो संरचना है किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंस है और इसे जानना क्यों आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को काफ़ी हद तक वायुमंडल के बारे में जानकारी हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे इस तरह से वीडियो आपके नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।